हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सीटेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है आपका, जो दिसंबर 2022 से लेकर 6 फरवरी 2023 तक हुआ था, तो उसका मैं सॉल्यूशन लाया हूँ विद क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग देखेंगे। टोटल हमारे पास करीब 21 सेट है, 21 दिन एग्ज़ाम हुआ था। तो ये आपका पेपर 1 है, 1 to 5 का, ठीक है ना। तो इस बार सीटेट जुलाई वालों को भी मौका दिया गया बीपीएससी फॉर्म भरने का, तो ये अच्छी बात है। तो अब इसका क्या है, पेपर 1 का सिलेबस क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पेपर 1 में आपका पूछा जाएगा पहला सीडीपी, उसके बाद आपका लैंग्वेज पेपर 1 हो जाएगा, लैंग्वेज पेपर 2। तो मैं लैंग्वेज पेपर 1 आपका हिंदी, लैंग्वेज पेपर 2 आपका इंग्लिश, ठीक। थर्ड आपका हो जाएगा मैथ, जो आपका कॉमन है। फिर आपका हो जाएगा फोर्थ आपका ईवीएस, सॉरी ये फिफ्थ हो जाएगा ईवीएस, ठीक है ना। तो अब क्या है, मैं वीडियो को लंबा ना करूँगा, इसलिए मैं सेपरेट सब्जेक्ट वाइज लाऊंगा। जैसे पहला सीडीपी का वीडियो होगा 30 क्वेश्चन का विद सॉल्यूशन, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका हो जाएगा कोई लैंग्वेज पेपर, फिर ईवीएस, फिर मैथ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा होगा ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है कि अगर इसको कर लिया जाए मोर देन 5 टाइम 6 टाइम, तो यू कैन इजली कवर और अचीव 130 और मोर देन मार्क्स। ये डिपेंड आप पे करता है कितना चीज़ों को रिवीजन करते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। तो 1 to 5 का है ये आपका पेपर। कब का है ये, तो 6 फरवरी 2023 का हुआ है, ठीक है ना। ये ऑनलाइन हुआ था, इस बार तो ऑफलाइन होगा, 1 डे का एग्जाम है ये। तो पहला है आपका, इसको मैं पहला है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। तो बाइलिंगुअल है ये, इंग्लिश हिंदी, तो मैं हिंदी ही ज़्यादा प्रीफर करूँगा, हिंदी में बोलूँगा विद सॉल्यूशन। तो कहता है पहला क्वेश्चन क्या आया था कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा करता है, ठीक है। इतनी बड़ी क्वेश्चन है, आप काफ़ी इसमें लॉजिकल दिमाग भी लगाना होगा। क्या इसका होगा, आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा करता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, फिजिकल डेट इज शारीरिक, मोटर गंत्यात्मक, नेक्स्ट आपका सामाजिक, और नेक्स्ट आपका कॉग्निटिव डेट इज संज्ञानात्मक। तो इसका आंसर दिया हुआ है आपका संज्ञानात्मक, ठीक है। संज्ञानात्मक है ये। तो इसका क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र। ऐसा नहीं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें पता ही हो, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन को बार बार कहीं पढ़ पढ़ के क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं, मोस्टली 70% रिपीट होगा ही। डायरेक्ट ना हो, इनडायरेक्ट रूप से तो होगा ही, क्योंकि कंसेप्ट कितना लाएगा, कितना क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन को भी बार बार प्रैक्टिस करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं। हर चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं कि हम स्टैंडर्ड बुक को ही प्रीफर करें, बाकी आपकी चॉइस। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा करता है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालक की मानसिक क्षमताओं, बुद्धि चेतना विचार तथा समस्या समाधान के विकास से होता है, जो शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। यह एक सतत विकासात्मक प्रक्रिया है, ठीक है ना। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालक की मानसिक क्षमताओं, बुद्धि चेतना विचार तथा समस्या समाधान के विकास से होता है, जो शैशवावस्था है ना, जो शैशवावस्था जैसे ही बच्चा जन्म लेकर थोड़ा बड़ा होता है तो उस समय से प्रारंभ हो जाता है। ये आपका कंटिन्यूअस डेवलपमेंट प्रोसेस है, यह एक सतत विकासात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम
डैश टू डैश। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, तो शीर्ष से पैर, जटिल से सरल, बाह्य से केंद्र या विशिष्ट से सामान्य। तो इसका आंसर दिया हुआ आपका शीर्ष से पैर। विकास जो है ना शीर्ष से पैर की ओर बढ़ता है। ठीक, विकास शीर्ष से पैर की ओर बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत मस्तकाधोमुखी सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा पहले सिर, फिर हाथ और पैर पर नियंत्रण हासिल करता है, अर्थात पहले 2 महीने में सिर और चेहरे की गतिविधियों पर नियंत्रण से बाल्यावस्था का विकास होता है। अगले कुछ महीने में वे अपने बाहों का उपयोग करके स्वयं को ऊपर उठाने में सक्षम होते हैं और फिर पैर की अंगुली पर नियंत्रण हासिल करने लगते हैं और दिन प्रतिदिन चलने कूदने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये आप रेगुलर दिखते होंगे, मतलब घर में बच्चे होंगे तो, कि पहला तो विकास आपका होता है सिर से लेकर पैर की ओर विकास होता है। ठीक, तो उनका डेवलपमेंट कैसे होता है इस सिद्धांत के अनुसार जो है, जो सिद्धांत का नाम है आपका मस्तकाधोमुखी, मस्तक से लेकर पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। तो क्या कहता है कि सिद्धांत के अनुसार बच्चा पहले सिर, फिर हाथ और पैर पर नियंत्रण हासिल करता है, अर्थात पहले 2 महीने में सिर और चेहरे की गतिविधि पर नियंत्रण से बाल्यावस्था का विकास होता है। अगले कुछ महीने में वे अपने बाहों का उपयोग करके स्वयं को ऊपर उठाने में सक्षम होते हैं और फिर पैर को अंगुली पर नियंत्रण हासिल करने लगते हैं और दिन प्रतिदिन रेंगने, चलने, कूदने व चढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन जब मैं 21 सेट तक कराऊंगा ना, तो देखेंगे कितना क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ठीक है ना, तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान समाजीकरण का प्राथमिक कारक है डैश, समाजीकरण का द्वितीय कारक है। मतलब जब प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान जो है, पहला क्या होता है प्राथमिक कारक और दूसरा क्या प्राथमिक कारक होता है। तो देखते हैं इसको ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला है आपका जनसंचार माध्यम या परिवार, सेकंड है विद्यालय परिवार और परिवार विद्यालय, और थर्ड है आपका दोस्तों प्रिंट मीडिया या मास मीडिया, मुद्रित माध्यम या जनसंचार माध्यम। तो देखिए जब हम लोग जन्म लेते हैं तो पहले हम लोग परिवार में रहते हैं, परिवार के कंडीशन को समझते हैं, परिवार के बोल चाल, टोटल ईच एंड एवरीथिंग कैरेक्टर हमारा डेवलप कैसे होता है परिवार से। उसके बाद हमें स्कूल में सेंड कर दिया जाता है और स्कूल के माहौल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग सब लोग जानते हैं कि प्राइमरी जो हम लोग का एजुकेशन परिवार में मिलता है, सेकेंडरी एजुकेशन हम लोग का विद्यालय में मिलता है। ठीक, तो इसका हम लोग सोल्यूशन भी पढ़ते हैं, क्या ये देता है अपना स्टेटमेंट, तरकीब क्या है इसका। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। ठीक, क्योंकि बाल्यावस्था के प्रारंभिक 5 वर्षों में परिवार ही बालक के सीखने की प्रक्रिया में अहम भूमिका का निर्वहन करता है, जिसमें माता पिता बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, जो कि प्राथमिक तौर पर आचरण, सभ्यता, संस्कृति, भाषा तथा नैतिक गुणों का ज्ञान देते हैं। बाल्यावस्था के विकास के क्रम में विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है। देख रहे हैं ना आप कि बाल्यावस्था के विकास के क्रम में विद्यालय जो है ना आपका समाजीकरण का द्वितीय कारक है, क्योंकि विद्यालय में ही बालक के चहुमुखी विकास, चहुमुखी मतलब 4 डायरेक्शनल की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तथा विद्यालय बालक के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने में सहायक भूमिका का निर्वहन करता है, जिससे बालक ज्ञान के सक्रिय अधिगमकर्ता बन पाते हैं। ठीक है ना, तो आप देख लिए होंगे इस क्वेश्चन को। प्राइमरी आपका हो गया परिवार, सेकेंडरी हो गया आपका स्कूल विद्यालय। नेक्स्ट कहता है कि एज पर जीन पियागेट थ्योरी, इफ ए स्कीम डज नॉट प्रोड्यूस ए सैटिस्फाइंग रिजल्ट देन डैश टेक्स प्लेस। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2-3 हैं साइंटिस्ट जिनका नाम ज़्यादा चलता है इसमें। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है, ठीक है, कोई ऐसा स्कीम है जो संतुष्ट परिणाम नहीं देता है, तो डैश उत्पन्न होता है। क्या उससे उत्पन्न होता है? तो अनुकरण, डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन, संरक्षण और विकास का समीपस्थ क्षेत्र। तो आपका हो जाएगा असंतुलन। ऐसा कोई स्कीम जो आपको फेवर में रिजल्ट नहीं दे रहा, तो क्या होगा? वो आपका इक्विलिब्रियम नहीं, डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन को उत्पन्न करेगा। ठीक है ना, असंतुलन को उत्पन्न करेगा। ये आपका जीन पियाजे के अनुसार है।
तो देखते हैं इसको। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो असंतुलन उत्पन्न करता है। ठीक है, असंतुलन उत्पन्न करता है। असंतुलन की स्थिति में बालक के अंतःप्राज्ञ चिंतन पर प्रभाव पड़ता है, जिससे बालक के मन में कार्य के प्रति असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है ना। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 प्रमुख अवस्था का वर्णन किया है। ठीक है, कौन है 4 अवस्था? पहला है आपका संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है आपका 7 वर्ष, और अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक है आपका 7 से 11 वर्ष। जीन पियाजे के सिद्धांत में संरक्षण की भूमिका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। जीन पियाजे के सिद्धांत में संरक्षण की भूमिका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। तो ये चारों आप फेज देखेंगे, फिर रिपीट होगा ये क्वेश्चन। तो क्या था? इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम उत्पन्न होगा। आप कोई सोच रहे हैं वो काम नहीं हो रहा, उसके अपोजिट हो रहा है या कुछ और हो रहा है, तो आपका क्या होगा? मानसिक असंतुलन होगा। तो वही बच्चा के लिए, बच्चा सोच रहा है किसी गुड़िया को कि उसको खड़ा करूं, अब खड़ा हो नहीं रहा, तो उसके लिए क्या हो गया? डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन प्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, असंतुलन उसका माइंडसेट हो चुका है कि उसके अकॉर्डिंग हो नहीं रहा। ठीक, नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका आंसर दिया हुआ आपका संवेदी गामक, सेंसोरी मोटर, सेंसोरी मोटर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी गामक अवस्था से वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं, अर्थात बच्चों में यह समझ विकसित होने लगती है कि वस्तुओं का अस्तित्व तब भी रहता है जब उन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 प्रमुख अवस्था का वर्णन किया है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी गामक अवस्था से वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। याद रखिएगा, संवेदी गामक, अर्थात बच्चों में यह समझ विकसित होने लगती है कि वस्तुओं का अस्तित्व तब भी रहता है जब उन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 प्रमुख अवस्था का वर्णन किया है जो निम्नवत हैं। तो अब देखते हैं क्या क्या है 4 संवेदी अवस्थाएं। पहला है संवेदी गामक अवस्था, जिसका टाइम पीरियड है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। 0 मतलब जब जन्म लिया उसके 2 वर्ष तक। इसमें क्या क्या उपलब्धि बच्चा हासिल करता है? तो वस्तु अस्थायित्व, लक्ष्योन्मुख और व्यवहार का उद्भव। सेकंड क्या अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि टाइम पीरियड है 2 से 7 वर्ष तक। इसमें क्या क्या उपलब्धि हासिल करता है बच्चा? आत्म केंद्रीयकता, काल्पनिक खेल, प्रत्यक्ष बोध का विकास। थर्ड है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका है टाइम पीरियड आपका 7 से 11 वर्ष तक। इसमें उपलब्धि क्या क्या है? परिरक्षण, क्रमबद्धता, वर्गीकरण, मूर्त तार्किक चिंतन। और आपका फोर्थ जो है अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 साल तक है। अमूर्त तार्किक चिंतन, अब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसमें सोचना शुरू कर देता है। तो ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा 1-2 बार या नोट्स बना लेंगे। 6 क्वेश्चन कहता है आपका कि रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। ठीक है, रमन के सम्मुख जो है हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? ठीक है ना। रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए। ठीक है, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि चोरी करना अपराध है। अब ये भी तो हो सकता है उसने चोरी कोई कंडीशन में किया हो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कहता है कि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? ठीक है,
तो ऑप्शन देखते हैं इसका। कहता है आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। सेकंड कहता है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, या अच्छा लड़का लड़की, ये तो होगा नहीं, इसका कोई कंडीशन है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बनाने का एक बेस्ट तरीका ये भी है कि ऑप्शन एलिमिनेशन करने का तरीका पता होना चाहिए। कानून एवं व्यवस्था, कानून का तो इसमें जिक्र है पक्का, क्योंकि जैसे ही बोल दिया ना कि आपका क्वेश्चन में अपराध, तो अपराध कहने का मतलब आपको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। यहाँ देख सकते हैं क्राइम, तो इसका ऑप्शन अगर नहीं आ रहा आप डी को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या दिया इसमें, डी ही दिया, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कानून एवं व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो देखते हैं इसका क्या है। रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था विन्यास अवस्था में है। यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में लौकिक स्तर के अवस्था 4 के अंतर्गत आता है। कोहलबर्ग ने अपने विचार का आधार हेंज की संदेहास्पद किंकर्तव्य विमूर्तता को बनाया है, ठीक है ना। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के 3 स्तर तथा 6 सोपान निम्नवत हैं। अब देखते हैं कोहलबर्ग। एक तो आया आपका जीन पियाजे साइंटिस्ट, ठीक है। अब सेकंड आया है कोहलबर्ग। 3 स्तर क्या है और 6 सोपान क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। ये टेबल में दिया हुआ है आपका यहाँ। तो पहला स्तर है पूर्व लौकिक स्तर, जिसका टाइम पीरियड है 4 से 10 वर्ष। इसमें क्या सोपान है, तो अवस्था 1 सजा या आज्ञा पालन अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक नियम तोड़ने से बचता है। वह सोचता है कि यदि मैंने यह कार्य किया तो दंड पाऊंगा, ठीक है, अतः यह उचित होगा कि मैं नियम विरुद्ध कार्य न करूं। बच्चा तो पॉजिटिव सोच रहा है। बच्चा को अगर, अब टाइम पीरियड दिख रहा है ना, टाइम पीरियड इसका क्या है, 4 से 10 वर्ष, ठीक है। इस समय बच्चे को हम लोग समझाते हैं ये गलत है ये सही है, तो उसके बेसिस पर वो भी डिसाइड करता है क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। अवस्था सेकंड, क्योंकि 3 फेज है और 7 आपका स्टेज है। अवस्था क्या है, सेकंड कारण सापेक्ष अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वलाभ से प्रोत्साहित होता है, अतः वह सोचता है कि मुझे यह काम अच्छे से करना है, शायद मुझे पुरस्कार मिले। खुद का कॉन्फिडेंस बता रहा है, खुद का डिसीजन है वो। सेकेंड लौकिक स्तर का टाइम पीरियड क्या है, 10 से 13 वर्ष। जब बच्चे का उम्र 10 से 13 वर्ष हो जाएगा ना, तो अवस्था 3 क्या कहता है उसका, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि नकल कर लूंगा तो पास हो जाऊंगा तो मम्मी पापा खुश हो जाएंगे, ठीक है। ये करते भी हैं हर कोई, मतलब कुछ लोग। अवस्था 4 क्या कहता है, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि यह समाज के नियम के विरुद्ध है, ठीक। थर्ड आपका क्या है, पश्च लौकिक स्तर, जो 13 वर्ष से अधिक, मतलब 13 वर्ष से आपका जब तक आप हैं इस धरती पर तब तक आपका ये डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो अवस्था 5 क्या है, सामाजिक संविदा अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि मैं चोरी कर लूंगा यदि तत्कालीन परिस्थिति की आवश्यकता हो, जिसका मूल आधार सामाजिक भलाई होता है। ये भी कंडीशन हो सकता है, कभी कभी चोरी करना सामाजिक भलाई भी होता है। अवस्था 6 क्या कहता है कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। यह नैतिक विकास की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बालक यह सोचता है कि किसी की जीवन रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगा, चाहे मेरी व्यक्तिगत हानि ही क्यों न हो। यह भी कंडीशन बेस्ड है। तो देख सकते हैं हमने पहले भी चर्चा किया आपको कि 3 स्तर हैं और 6 आपका सोपान है। तो आपका 3 स्तर तो हमने डिस्कस कर लिया और 6 आपका अवस्था भी हमने डिस्कस कर लिया। तो वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो क्लियर होगा चीज़ें। नेक्स्ट है आपका, तो हमने जीन पियाजे और कोहलबर्ग दोनों का स्टेटमेंट देख लिया हमने। अब नेक्स्ट है आपका 7 क्वेश्चन, लेओ वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। लेओ वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो एक नेक्स्ट आपके कौन आ गए व्यक्ति, लेओ वाइगोत्स्की। अब इनके विचारों को भी देखते हैं हम लोग। 4 दिया हुआ है, इनमें से एक सही है उनके अकॉर्डिंग। सामाजिक पृथकीकरण अधिगम में योगदान देता है। सामाजिक जो पृथकीकरण है अधिगम में योगदान देता है। बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं
और आपका थर्ड है कि संकेत और मदद अधिगम की गति से अवरोध पैदा करते हैं। और आपका फोर्थ है सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान करते हैं। तो आप देखिए इसको कौन सा सही होगा अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की। इसका आंसर डी दिया हुआ है आपका कि सांस्कृतिक उपकरण अधिगम के प्रक्रिया में योगदान देते हैं। जो भी सांस्कृतिक उपकरण होता है ना, कल्चरल टूल्स कंट्रीब्यूट टू द लर्निंग प्रोसेस। लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। लेव वाइगोत्स्की को इनके सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है। इनके सिद्धांत का मुख्य आधार उत्तरोत्तर मानसिक विकास का अध्ययन है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, इसमें भी लेव वाइगोत्स्की का ही क्वेश्चन है कि इनके अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है। ठीक है ना। तो पहला है आपका निष्क्रिय अनुकरण, सेकंड है आपका सहभागी अधिगम, और थर्ड है आपका व्याख्यात्मक शिक्षण, और फोर्थ है आपका उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। तो इसका आंसर है आपका सहभागी अधिगम, सहभागी अधिगम। ठीक। तो क्या कहता है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम में सहयोगी अधिगम वह विधि है जो अधिगम को समुन्नत करती है। यह एक प्रकार की सहयोगी शिक्षा है जिसमें छात्रों को जोड़े या छोटे समूहों में काम कराया जाता है ताकि अवधारणाओं पर चर्चा की जा सके तथा समस्याओं का समाधान खोजा जा सके। यह व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को एक परस्पर सीखने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी विशेषज्ञता, अनुभव और क्षमता को संयोजित करने में सक्षम बनाती है। ठीक। 9 है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एडवोकेट्स फॉर, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है। तो आप देखिएगा ऑप्शन को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक शिक्षार्थी होता है। सही बात है। हम पढ़ा किसको रहे हैं, बच्चे को ही पढ़ा रहे हैं, तो वही होना चाहिए मेन सेंटर ऑफ पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास। बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा योग्यताओं आदि को ध्यान में रखकर ही शिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रत्येक बालक का अलग से व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है, अर्थात पिछड़े बालकों के लिए अलग पाठ्यक्रम तथा मंदबुद्धि बालकों के लिए व्यक्तिगत निरीक्षण करके दैनिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अतः बाल केंद्रित शिक्षा व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देने की अनुशंसा करती है। इसमें बालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। मतलब कोई कमज़ोर है तो उस पर ज़्यादा टाइम दो, जो स्ट्रॉन्ग है उसको और अच्छा एजुकेशन दो। तो ये हो गया आपका बाल केंद्रित। ठीक। नेक्स्ट है हावर्ड जॉर्डनर, हावर्ड गार्डनर, ये हमारे नेक्स्ट व्यक्ति आगे कि बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का डिसीजन है क्या है बुद्धि के बारे में। तो ये आपका 4 ऑप्शन है, आप इसको देख लेंगे क्या है। तो इसका आंसर आपका दिया हुआ है डी नंबर कि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। ठीक है ना। जो आपका क्वेश्चन ये हो गया कि एज पर हावर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या है उनके अनुसार, हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि का क्या सिद्धांत है। तो कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो कहता है हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारक होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। हावर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड्स में यह वर्णन किया है कि बुद्धि को एकाकी सत्ता के रूप में नहीं देखा जा सकता है। ठीक है ना। तो अब इसमें जो 9 प्रकार की बुद्धि का उन्होंने वर्णन किया है उसको हम लोग देखते हैं। हावर्ड गार्डनर ने कुल 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। पहला है तार्किक गणितीय, सेकंड है भाषाई बुद्धि, थर्ड है आपका स्थानीय, फोर्थ है आपका शारीरिक गतिक, 5 है दोस्तों सांगीतिक बुद्धि, 6 है पारस्परिक बुद्धि, और 7 है अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, 8 है आपका प्रकृतिवादी, और 9 है आपका अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक। आपका 11 क्वेश्चन है असर्शन रीजन के बेस्ड। ठीक है। तो देखते हैं अभिकथन क्या है और तर्क क्या है। अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित, समृद्ध,
परिवेश में सृजन पर बल देता है। ठीक, तर्क क्या कहता है? भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविक परिपक्वता पर निर्भर होता है। तो अब क्या इसका हो सकता है आंसर? तो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि दोनों असर्शन रीजन दोनों सही हैं और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकंड आपका कि ए और बी दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं। थर्ड कहता है ए सही है बी गलत है, असर्शन सही है आपका रीजनिंग गलत है। और डी कहता है कि ए और आर दोनों गलत है। तो इसके अनुसार मुझे तो नहीं पता लेकिन सी दिया आंसर कि ए सही है और आपका बी गलत है। तो कैसे क्या है? अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। ये सही स्टेटमेंट है। और कहता है भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश में कोई भूमिका नहीं है। ये तो गलत बात है, भाषा विकास में विद्यालय का तो है। भाषा विकास पूरी तरह से जैविकीय प्रक्रिया पर निर्भर, जैविक मतलब पारिवारिक, ऐसा थोड़ी है। अगर नहीं होता ना ये कट तो ये सही हो जाता। देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। यह कथन सही है लेकिन भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। ठीक है ना? और भाषा विकास पूरी तरह से जैविक परिपक्वता पर निर्भर होता है। यह तर्क गलत है। ठीक, क्योंकि भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की भूमिका होती है। ठीक, यह स्टेटमेंट आपको पकड़ना था। पहले भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना कि प्राइमरी आपका क्या हो गया? फैमिली। सेकेंडरी क्या हो गया आपका? स्कूल। तो सेकेंडरी स्कूल आया ना, देखो लिख भी रहा है कि अतः विद्यालय समाजीकरण की द्वितीय संस्था है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है, कहाँ आपको पकड़ना है। 12 क्वेश्चन कहता है कि लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती है। इस तरह के कथन को बढ़ावा देते हैं, ऐसा माना गया है। ठीक है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा क्यों माना गया? तो जेंडर समानता, जेंडर समता, जेंडर सशक्तिकरण या जेंडर रूढ़िवादिता। तो यही है रूढ़िवादिता, पुरानी सोच है ना कि लड़की लोग को गुड़िया पसंद है, लड़कों लोग को महंगे महंगे टॉय लाओ, महंगे महंगे खिलौने लाओ। लड़के लोग को ग्रीन शर्ट पसंद है, लड़की लोग को जैसे तैसे कपड़ा दे दो। तो ये सब क्या है? हमारा जेंडर रूढ़िवादिता का जो है देन है। ऐसा लोगों का सोच रहे हैं और ऐसा सोचते सोचते आज भी आ रहे हैं। लेकिन समाज आज परिवर्तन हो रहा है, लड़के लड़कियों को इक्वल देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि लड़कियां आर्ट्स के लिए बनी हैं, लड़के हैं साइंस बैकग्राउंड के लिए बने हैं, लड़कों मैथ नहीं समझ में आता है, लड़के लोग मैथ के लिए बने होते हैं। ऐसा माना गया, रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप। लेकिन अब चीज़ें लोगों के दिमाग से चेंज हो रही है। ठीक है, तो लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती है। इस तरह के कथन जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता अपेक्षाकृत स्थिर और अति व्यापक अभिप्रेति और व्यवहार को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए उसके जैविक लिंग के आधार पर सामान्य और उपयुक्त माना जाता है। जैसे महिलाओं से हमेशा अपेक्षा रहती है कि उनका व्यवहार सभ्य, परवाह करने वाला और प्यार भरा होगा, और पुरुषों को घर का कर्ता धर्ता माना जाता है और उनसे साहसिक कार्यों की अपेक्षा की जाती है। ठीक है ना? तो ये था आपका 30 क्वेश्चन है कि बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, नहीं पे ध्यान दीजिएगा। तो आप ऑप्शन को देख लीजिए इसको, क्योंकि हर चीज़ को बोलना टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। तो इसका आंसर डी दिया हुआ है कि उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेबलिंग व पृथकीकरण करके। ठीक है, तो बच्चों को स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेबलिंग व पृथकीकरण करके संबोधित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों में नकारात्मकता की भावना आने लगती है और वे स्वयं को हीन महसूस करने लगते हैं, जिससे उनका अधिगम प्रभावित होता है। अतः एक शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को अनेक तरीकों द्वारा काम में शामिल होने का अवसर दे, अनेक तरीकों से उनके समक्ष जानकारियाँ प्रस्तुत करे तथा अनेक गतिविधियाँ कराए जिससे कि वे अर्थपूर्ण अधिगम कर सकें। ठीक है ना? तो ये था आपका 14th क्वेश्चन कहता है कि असेसमेंट शुड बी डन मेनली टू
तो ऑप्शन है आपका कि विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना। सेकंड है गद्यगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। और थर्ड है आपका कि विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लगाना। और आपका नेक्स्ट है विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयताओं में वर्गीकृत करना। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आंसर है आपका बी नंबर कि अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। ठीक है, विद्यार्थी अगर टैलेंट है क्रिकेट में तो उसको फुटबॉल क्यों खिलाएं, ठीक है ना, उसी को तो पहचान करना है, उसका क्या है क्रिएटिविटी, उसका क्या है माइंडसेट। तो इसका देखते हैं डिटेल। टाइम ज़्यादा हो गया, 30 मिनट पार हो गया, तो हम लोग पार्ट बाई पार्ट लाएंगे इसको। पार्ट 1 में 115, पार्ट 2 में आपका 16 से 30। आकलन करने का मुख्य कारण अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना है, क्योंकि आकलन से विद्यार्थियों के प्रगति स्तर का पता लगाया जाता है। पाठ्यक्रम से संबंधित विद्यार्थी की प्रगति एवं उपलब्धियों की जानकारी एकत्रित करने, वर्णन एवं विश्लेषण करने की सुनियोजित एवं निरंतर प्रक्रिया को आकलन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे। आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन। आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे। पहला अभिसारी चिंतन, सेकंड है स्व चिंतन या प्रतिबिंबन, नेक्स्ट है आपका कंठस्थीकरण और नेक्स्ट है आपका निष्क्रिय अनुकरण। तो इसका आंसर है आपका बी नंबर। बी नंबर क्या है, स्व चिंतन या प्रतिबिंबन। ठीक है ना। आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशल का संवर्धन करना चाहेंगे। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए आप स्व चिंतन या प्रतिबिंबन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे। स्व चिंतन करने से विद्यार्थियों में अमूर्त तार्किक चिंतन एवं मौलिक चिंतन का विकास होता है, जिससे उनमें सृजनशीलता का गुण उत्पन्न हो जाता है और वे रचनात्मक कार्य करते हुए तार्किक दृष्टिकोण में वृद्धि करते हैं। तो ये आपका है पार्ट 1। पार्ट 2 आपका 16 से 30 तक आएगा CDP का ही। इस तरीके से हम लोग इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।